गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हाँ जी। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई जी। अ वेरी गुड 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 आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सुंदरम, यशु, सनोज, मनीष, प्रहलाद, राजपूत, प्रशांत, दीपशिका, मनीष, राहुल, अतीश, असलम, राजपूत, हर्ष, अमित, यशु, प्रिंस, निधि, दीपिका, जयप्रकाश, राहुल, पूजा, प्रीति, दीप्ति, हर्ष, सनोज, शिखा, तेज सिंह, कृष्णकांत, प्रमोद, दीप्ति, सपना, मोना, अमित, ब्रजेश, प्रमोद। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून सुमित, रंगीला, वरन, वीरेंद्र, पूजा, विशाल, अमित। अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाँ जी। तो भाई हम लोग पढ़ रहे हैं सिलॉक्स चैप्टर। खतरनाक तरीके से हम लोग सिलॉक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं और न्याय निगमन, न्याय संगत, जिसके 4 लेक्चर आई थिंक हो चुके हैं और आज है 5वां लेक्चर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? आज हम पढ़ने वाले हैं ईदर और का केस। अबे ये क्या हो गया? ये कौन सा स्कैनर आ गया? ईदर और। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ईदर और। अभी तक हमने किसी भी क्वेश्चन का आंसर बेटा इस तरीके से नहीं दिया, या तो पहला निष्कर्ष सही होगा या दूसरा, है ना। ईदर और अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं है, तो पहली बार हम ईदर और पढ़ने जा रहे हैं। तो जरा ध्यान से समझना। ये बताओ टोटल कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताओ। कुल कितने क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं? हाँ जी। या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा। ईदर और किसी भी दो कंक्लूजन के बीच में लगाया जाता है, ठीक है। और ईदर और को यूज करने की कुछ कंडीशंस है। 42 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 43 लिखो। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कथन लिखो बेटा। दो कथन तुम्हारे सामने हैं। दो कथन तुम्हारे सामने हैं। ऑल बुक्स आर पेन्स। सभी बुक पेन है। सभी बुक पेन है। सभी बुक पेन है। ऑल कॉपीज आर पेन्स। ऑल कॉपीज आर पेन। सभी कॉपी पेन है। सभी कॉपी पेन है। और कुछ निष्कर्ष लिखो बेटा। हाँ जी, 3 निष्कर्ष यहाँ पे हैं आपके सामने। सम बुक्स आर कॉपीज। कुछ बुक कॉपी हैं। कुछ बुक कॉपी हैं। नो बुक इज कॉपी। कोई भी बुक कॉपी नहीं है। कोई भी बुक कॉपी नहीं है। कोई भी बुक कॉपी नहीं है। एंड सम बुक्स आर पेन्स। कुछ बुक पेन है। कुछ बुक पेन है। सम बुक्स आर पेन। कुछ बुक पेन है। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? मेरे भाई, ये जो दोनों रिजल्ट हैं ये बुक और कॉपी के बीच में है। और देखो, पेन से पेन को हम जोड़ नहीं सकते, हालांकि दोनों पॉजिटिव हैं, बट ये दोनों जुड़ नहीं सकते क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी है? 50। जोड़ने के लिए कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो इसका मतलब बुक और पेन कॉपी के बीच में नो रिलेशन है। नो रिलेशन का मतलब दोनों कंक्लूजन गलत है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। अच्छा, सम बुक्स आर पेन। सम बुक्स आर पेन। सम बुक्स आर पेन। ये कंक्लूजन 100% ट्रू है। ये कंक्लूजन 100% ट्रू है फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट। ये कंक्लूजन 100% ट्रू है फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट। तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? है ना, इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे ओनली थर्ड फॉलोज। है ना, इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या देंगे? ओनली थर्ड फॉलोज। लेकिन ये जो आंसर है ना बेटा, ये आंसर बिल्कुल गलत है। ये आंसर हम इस क्वेश्चन का दे ही नहीं सकते। ओनली थर्ड फॉलोज हम इस क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं सकते।
हाँ जी, तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर हम ओनली थर्ड फॉलोस नहीं दे सकते, ठीक है। हम इस क्वेश्चन का आंसर ओनली थर्ड फॉलोस नहीं दे सकते। सर अगर तीसरे ऑप्शन में एटलीस्ट सम लिखा हो तो वो भी सही होगा क्या, प्लीज सर बताएं। बेटा अगर यहां पर मैं एटलीस्ट वर्ड यूज कर दूं, यहां पर अगर मैं एटलीस्ट वर्ड यूज कर दूं, एटलीस्ट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर यहां पर मैं एटलीस्ट वर्ड यूज कर दूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी ये सही रहेगा। अगर मैं इसकी जगह लिख दूं मैनी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी हमारा कंक्लूजन सही रहेगा। अगर मैं लिख दूं मोर तो भी सही रहेगा। अगर मैं लिख दूं मोस्ट ऑफ तो भी हमारा सही रहेगा। अगर मैं लिख दूं जनरली तो भी हमारा कंक्लूजन सही रहेगा। हाँ, लेकिन बस यहां पर मैं परसेंटेज नहीं लिख सकता। मैं ये नहीं लिख सकता 60%, 60% बॉय, 60% बुक्स आर पेन, ये नहीं लिख सकता मैं। यहाँ पे परसेंटेज को छोड़ के सारे वर्ड्स का यूज किया जा सकता है, सिर्फ परसेंटेज वर्ड को नहीं लिख सकते। हाँ, परसेंटेज अगर यहाँ पे है तो फिर मैं इसको सम लिख सकता हूँ। समझे बाबू। हाँ जी, चलिए साहब, तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन के मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। दूसरा ऑप्शन है ओनली थर्ड फॉलो, केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ओनली थर्ड फॉलो। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल फॉलो, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। अगला ऑप्शन है ओनली थर्ड, only third and either, only third and either first or second follow, only only third and either first or second follow, only third and only third and either first or second follow, only third and either first or second follow। ठीक है, ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो ये हमारे 5 ऑप्शन है, और इन पांचों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है 100%। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे ही उन्होंने देखा कि तीसरा कंक्लूजन सही है, ये दोनों कंक्लूजन गलत है, तो वो इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं ओनली थर्ड फॉलो। लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है बेटा इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्त, अब इतना तो आप इंटेलिजेंट हो, इतना तो आप दिमाग लगा ही सकते हो कि नन फॉलोस तो हो नहीं सकता आंसर, क्योंकि थर्ड तो सही है ना। ऑल फॉलो तो आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि पहले दूसरे तो गलत है। सर ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो तो हो नहीं सकता, क्योंकि थर्ड तो सही है। तो आप इतना दिमाग लगा सकते हो, है ना, अपनी तरफ से, और इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर, ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, हाँ जी। लेकिन अब यहां पर आप देख रहे हो कि सर पहले और दूसरा कंक्लूजन में ईदर और कैसे लग गया। पहले और दूसरा कंक्लूजन में ईदर और कैसे लग गया, क्योंकि इसका मतलब तो ये है कि तीसरा निष्कर्ष सही है, और तीसरे निष्कर्ष के साथ साथ पहले और दूसरे में से 100% एक निष्कर्ष सही होगा। सर एक बात बताओ, जब आपने ये कह दिया कि ये दोनों निष्कर्ष गलत हैं, तो इन दोनों में से एक निष्कर्ष क्यों सही होगा भाई। इन दोनों में से एक निष्कर्ष क्यों सही होगा। आप कह रहे हो सर या तो पहला सही है या दूसरा सही है, तो इन दोनों में आप ईदर और क्यों लगा रहे हो। तो मैं आपको ना ईदर और को ना पहले एकदम प्रैक्टिकली समझाता हूँ, क्योंकि जब हम एकदम चीजों को प्रैक्टिकली समझते हैं ना तो अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे आप एग्जाम देने गए, आप एग्जाम देकर आए हो, ये कथन है कि आप एक एग्जाम देने गए हो, और कंक्लूजन है आपके पापा ने पूछा कि आप एग्जाम में पास हो जाओगे, आपने कहा हाँ पापा मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन आपने दूसरा निष्कर्ष थोड़ा आगे बढ़ के कहा, जब आपकी दूरी पापा से बढ़ गई तो आपने कहा नहीं पापा मैं फेल हो जाऊंगा। आप एग्जाम देकर आए हो, आपने कहा पापा से पापा मैं पास हो जाऊंगा, और आपने कहा नहीं पापा मैं तो फेल हो जाऊंगा। ठीक है, ये दोनों ही बातें आपने अपने पापा से कह दी। लेकिन जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता है, जब तक एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता है, तब तक आपका कुछ भी कहना मान्य नहीं होगा। अगर आप कहते हो पापा मैं पास हो जाऊंगा, तो ये बात बेटा 100% ट्रू नहीं है। अगर आप कहते हो पापा मैं फेल हो जाऊंगा, तो ये भी बात 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि भाई एग्जाम का रिजल्ट तो आया ही नहीं है अभी। तो क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर ये दूंगा नन फॉलोस।
क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर नन फॉलोज दूंगा कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता? क्या फिर मैं इस क्वेश्चन का आंसर नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज दूंगा? ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा। तो क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर ये दूंगा, नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है और ना ही दूसरा, यानी कि दोनों में से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता? क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर ये दूंगा? ये ऑप्शन नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि बेटा चीजों को प्रैक्टिकली समझो। इन दोनों में से कौन सा 100% ट्रू है हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक चीज जरूर पता है कि सर 100% एक ना एक कंक्लूजन तो सही है, 100% एक ना एक कंक्लूजन तो ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कौन सा ठीक है। बट 100% एक ना एक तो ठीक है, इसका मतलब ये है कि सर या तो पहला ही निष्कर्ष सही है या फिर दूसरा निष्कर्ष सही होगा। 100% इन दोनों में से एक निष्कर्ष सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। या तो आप पास हो जाओगे या फिर आप फेल हो जाओगे। तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ ईदर और। प्रैक्टिकल सिचुएशन मैंने आपको फील करा दी कि ईदर और का मतलब होता है दो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री निष्कर्ष, इनको कॉम्प्लीमेंट्री निष्कर्ष बोलते हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब यह है कि दो ऐसे निष्कर्ष जिन दोनों में से कौन सा 100% ट्रू है हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि पक्का इन दोनों में से एक तो सही है। जैसे मेरे मेरे एक हाथ में बेटा, मेरे एक हाथ में 10 रुपए का कॉइन है, ठीक है। अब मैंने हाथ मिक्स कर दिए। अब आपको ये तो नहीं पता कि किस हाथ में 10 रुपए का कॉइन है, लेकिन आप 100% ये जानते हो कि पक्का सर दोनों में से किसी एक हाथ में है। तो ये ईदर और की सिचुएशन होती है प्रैक्टिकली। तो 100% ट्रू कौन सा है हम नहीं बता पा रहे, लेकिन पक्का इनमें से 100% इनमें से किसी एक हाथ में कॉइन है। तो 100% इन दोनों में से कोई एक तो सही है। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में हम बोलते हैं ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। पॉसिबिलिटी वाले कंसेप्ट आएंगे भैया मंडे के बाद, हम पढ़ना शुरू करेंगे पॉसिबिलिटी एंड ऑल दैट। आज हम इधर और पढ़ रहे हैं, सिर्फ पॉसिबिलिटीज को हम पढ़ेंगे फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, ठीक है। हाँ जी। अब बात यह है कि सर आपने प्रैक्टिकली समझा दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आप बहुत अच्छे हैं सर, आपने चीजों को प्रैक्टिकली समझाया। लेकिन सर ये बताओ पेपर में हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को पहचानेंगे कैसे? हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे? भाई आपने तो सिखा दिया सर, लेकिन हम एग्जाम में कैसे पहचानेंगे? हम कैसे पहचानेंगे? तो लिखो बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को हम कैसे पहचानते हैं। तीन कंडीशन है, अगर बेटा तीनों कंडीशन एक साथ फॉलो हो जाए तो फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे। लिखो उन तीनों कंडीशन को, जल्दी से लिखो उन तीनों कंडीशन को फटाफट से। मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को पहचानने की ट्रिक क्या है, जल्दी से लिखो बेटा, ठीक है। हाँ जी, पहला रूल लिखो, रूल नंबर वन, बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग। दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग, दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। यानी कि दिए गए निष्कर्ष में से, जैसे मान लो आपके एग्जाम में 4 निष्कर्ष दे रखे हैं, 4 में से एक सही है, 3 गलत है। तो जो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे ना, वो इन तीनों में से ही कोई 2 होंगे, है ना। तो हम जो इधर और देखेंगे ना, हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम इन तीनों को देखेंगे ध्यान से। तो इन तीनों में से हम वो 2 निष्कर्ष ढूंढेंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमेशा उनके बीच में ढूंढा जाता है जो निष्कर्ष क्या होते हैं, गलत होते हैं। गलत मतलब जो 100% ट्रू ना हो, जो 100% ट्रू ना हो। तो बोथ कंक्लूजन्स मस्ट बी रॉन्ग, दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दूसरी कंडीशन लिखो बेटा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स आर सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान होते हैं। जैसे अगर पहला निष्कर्ष बुक और कॉपी के बीच में है, तो जिसके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देख रहे हैं वो भी निष्कर्ष बेटा बुक और कॉपी के बीच में होना चाहिए। देखो बुक बुक मैच कर गया, कॉपी कॉपी मैच कर गया, सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच कर गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच कर गया। तो भैया सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होना चाहिए और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। श्रुति बेटा, तुम्हारी इतनी पिटाई लगेगी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पिटाई लगेगी बेटा तुम्हारी। सर प्लीज 43 क्वेश्चन रिपीट कर दो। मतलब यार कुछ शर्म कर लिया करो, जस्ट अभी तुमने क्लास ज्वाइन करी है ना।
और क्लास ज्वाइन करते ही क्या बोला सर, क्वेश्चन नंबर 43 रिपीट कर दो। मतलब जिस क्वेश्चन को हम पिछले 15 मिनट से समझा रहे हैं और अभी समझाना हमारा कंटिन्यू है, उसमें आपने बोला, इसका मतलब आपने बिल्कुल अभी क्लास खोली है। तो बेटा थोड़ा सा ऑनेस्टी आप अपने प्रति भी रखो, हमारे प्रति भी रखो, तो चीजें आपको अच्छे से समझ आएंगी। चलो आप मुर्गा बन जाओ फटाफट से, जल्दी से, ये आपकी सजा है। हाँ, तो मैं आपको समझा रहा था कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को पहचानने की ट्रिक। पहली 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 कंडीशन क्या है, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। मतलब सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन, वन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी नेगेटिव। मतलब दोनों निष्कर्ष में से एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष में से एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। दोनों निष्कर्ष में से एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन किसी भी दो निष्कर्ष के बीच में है, अगर ये तीन कंडीशन किसी भी दो निष्कर्ष के बीच में है, तो वो दोनों निष्कर्ष कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं और उनके बीच में यूज होता है ईदर और वर्ड, ईदर और। तो इसका मतलब दोनों कंक्लूजन गलत हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव है, इसीलिए इनके बीच में ईदर और वर्ड का यूज होगा। किसका यूज होगा, ईदर और। अच्छा, तीसरा कंक्लूजन तो 100% ट्रू था, तीसरा कंक्लूजन तो 100% ट्रू था, लेकिन पहले दूसरे में ईदर और है, तो भैया ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, परफेक्ट आंसर होगा। ये हमारे क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ पे 5 निष्कर्ष है, 4 निष्कर्ष है, जैसे कुछ निष्कर्ष में लिख रहा हूं सम ए आर बी, बोर्ड पर ध्यान से देखना, ये निष्कर्ष है सम बी आर सी, है ना, नो ए इज बी एंड नो ए इज डी, एंड ये सारे ही, मतलब ये निष्कर्ष गलत है, ये सही है, ये गलत, ये गलत। ठीक है, ये निष्कर्ष है, ये कंक्लूजन्स हैं, और हमने इन कंक्लूजन को चेक किया तो हमें क्या पता चला कि ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, लेकिन ये सही है। तो भाई क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर ये दोगे, ओनली सेकंड फॉलोस? क्या इस आप इस क्वेश्चन का आंसर ये दोगे, ओनली सेकंड फॉलोस? नहीं, क्योंकि बाकी के जो निष्कर्ष गलत है हमें ढूंढना पड़ेगा कहीं उनमें कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो नहीं है, मतलब दो ऐसे निष्कर्ष तो नहीं है जिसमें ईदर और लग सकता है। तो आप ढूंढो इन तीनों में से कोई ऐसे दो निष्कर्ष जो आपस में ईदर और बना सके, इन तीनों में से ऐसे कोई दो निष्कर्ष जो आपस में ईदर और बना सके, जिसमें ईदर और की तीनों कंडीशन फॉलो हो, जिसमें ईदर और की तीनों कंडीशन फॉलो हो। तो सर मुझे लग रहा है ईदर और की जो तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं वो पहले और तीसरे में हो रही हैं, पहले और तीसरे में हो रही हैं, दोनों गलत हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। बेटा पहले चौथे में नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग है। अच्छा, तीसरे चौथे में नहीं हो रही क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग है, और दूसरा ये दोनों नेगेटिव भी हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हैं वो पहले तीसरे हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ओनली सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ईदर और पहचानना आया होगा, ओनली सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ओनली सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। ठीक है, मान लो एग्जाम में कुछ निष्कर्ष लिखे हैं, मान लो एग्जाम में इस बार 5 निष्कर्ष हैं, उन पांचों निष्कर्ष को ध्यान से समझना, उन पांचों निष्कर्ष को ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ऑल ए आर बी, पहला निष्कर्ष है सभी ए बी है, सभी ए बी है, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है ना। सम ए आर डी, कुछ ए डी है, कुछ ए डी है, सम बी आर, सम बी आर डी, कुछ बी डी है, कुछ बी डी है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, एंड कुछ ए, ऑल ए, ऑल ए आर ई, कुछ ए ई है। अब देखो यहां पर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ये वाला निष्कर्ष गलत है,
ये वाला निष्कर्ष सही है, ये वाला निष्कर्ष सही है और ये दोनों गलत हैं। अब आप बताओ आप इस क्वेश्चन का परफेक्ट कौन सा ऑप्शन दोगे? आप इस क्वेश्चन का परफेक्ट, हाँ जी हनी, बताओ कौन सा परफेक्ट ऑप्शन दोगे? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर ये दोगे ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर ये दोगे ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो? क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो? नहीं। बाकी की जो तीन निष्कर्ष हैं ढूंढो, बाकी के जो तीन निष्कर्ष हैं ढूंढो, कहीं भी ऐसे दो निष्कर्ष जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो, जिनमें ईदर और लग सके। बताओ इन तीनों में से ऐसे कौन से दो निष्कर्ष हैं जिसमें ईदर और लग सकता है? सर पहले और चौथे में तो नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव भी हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलग है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखो ये दोनों गलत हैं, पहला चौथा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो ईदर और लगेगा वो पहले और चौथे में लगेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा परफेक्ट ओनली सेकंड थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और फोर्थ फॉलो। ये इस क्वेश्चन का परफेक्ट ऑप्शन होगा और इस वाले ऑप्शन की तलाश हमें होगी, तो इस ऑप्शन को हम ढूंढेंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं दे रखा होगा तो फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं दिया होगा पेपर में तो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन दिया होगा। समझे बाबू? हाँ जी। तो इस क्वेश्चन का फिर आंसर ये होगा ओनली सेकंड एंड थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और फोर्थ फॉलो। तो समझे? ईदर और, ईदर और का ऑप्शन अब तो समझ गए होंगे बेटा। अरे मेरे भाई सर्किल से सिलॉक्स चैप्टर को हमें नहीं सॉल्व करना है। आज सिलॉक्स चैप्टर का 5वां दिन है, तुम पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल। पिछले 4 लेक्चर तुमने अटेंड नहीं किए थे, तो बेटा इस लेक्चर को अटेंड मत करो। मेरी हाथ जोड़ से आपसे विनम्र विनती है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो तो पहली क्लास से आओ, बीच में मत घुसो, और बीच में घुसकर ये मत बोलो कि सर्किल से कराओ, ठीक है? हाँ जी, तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा, तुम अपने घर पे आराम करो। आज आज 5वां दिन है इस चैप्टर का, 5th डे, और आज आप ऐसा कह रहे हो कि सर्किल से कराओ, तो ये तो बेटा बहुत गलत बात है। इसका मतलब आप हमें और अपने आप को दोनों को धोखा दे रहे हो। आप हमें भी धोखा दे रहे हो और अपने आप को भी धोखा दे रहे हो जी। बैंक के लेक्चर में नॉन बैंकिंग वाले आए क्या? बिल्कुल आओ बेटा, क्यों नहीं आ सकते हो? आओगे तो भाई नॉलेज है, नॉलेज ही मिलेगी। कोई मैं आपकी नॉलेज छीन थोड़ी लूंगा, आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ही मिलेगी। आपकी नॉलेज कम थोड़ी हो जाएगी है, आपकी नॉलेज बढ़ेगी ही, सिंपल सी बात है। अगर ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं होगा एग्जाम में तो फिर हम इस वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। अरे यार तुम बिल्कुल एकदम ये समझ लो लल्लू लाल हो। ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, ऑल फॉलो, नन फॉलो, या फिर नन ऑफ दिस। मान लो इस क्वेश्चन के ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं एग्जाम में, इस क्वेश्चन के ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं एग्जाम में, इस क्वेश्चन के ये 4 ऑप्शन पेपर में दे रखे हैं। अब जैसे हमें पता है कि जो हमारा आंसर निकला है वो ये है ओनली सेकेंड थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और फोर्थ फॉलो, लेकिन ये वाला ऑप्शन हमें दे नहीं रहा, तो इसीलिए हम जो ऑप्शन टिक करेंगे वो टिक करेंगे नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा सा भी यूज कर लिया करो यार, हाँ, थोड़ा सा यूज कर लिया करो, इतनी भी अपनी हालत बेहाल मत करो। चलिए, जब पांचों क्लास तुमने अटेंड किया तो तब तुम्हें क्या दिक्कत आ रही है? फिर क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? थैंक यू सो मच सर फॉर टीचिंग रीजनिंग विद इंटरेस्ट। नाउ आई कैन डू क्वेश्चंस विदाउट पेन बिकॉज ऑफ यू। सर कसम से बता रहा हूं कि सिलॉक्स चैप्टर पढ़ा था अभी तक 6 बार, लेकिन इतने अच्छे से नहीं समझ आया। बेटा अभी तो शुरुआत है बेटा, अभी तो शुरुआत है। डाउट बेटा डाउट सेक्शन में भेजो। चलिए, तो अब आपको समझ आया कि ईदर और कैसे यूज करते हैं। चलिए भाई, आपको समझ आया, बहुत अच्छी बात। लेकिन बेटा यहाँ पे कुछ वो है, एक्सेप्शनल केस है, कुछ अपवाद है ईदर और में।
कि ईदर और बेटा कभी भी ऑल प्लस नो के बीच में नहीं लगाते। ऑल और नो के बीच में ईदर और नहीं लगाते। जैसे मान लो अगर ये सम और नो है, अगर सम की जगह मैं यहाँ पे ऑल कर दूं ना, ऑल, तो फिर इन दोनों के बीच में ईदर और वर्ड का यूज नहीं होगा। फिर इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ इतना होगा, ओनली थर्ड फॉलोस। ओनली थर्ड फॉलोस। अगर मान लो मैं यहाँ पे सम की जगह ऑल कर दूं, तो फिर यहाँ पे ईदर और नहीं लग सकता। और बेटा अगर आप बैंकिंग वगैरह का एग्जाम देते हो तो वहां पे सम प्लस सम नॉट में भी ईदर और नहीं लगता है। सम प्लस सम नॉट में भी ईदर और नहीं लगता। जैसे ये सम है और ये सम नॉट है, तो भी ईदर और नहीं लगता। ठीक है, हाँ जी। तो दो जगह हमें ईदर और नहीं लगाना है। ऑल प्लस नो के केस में ईदर और का यूज नहीं करना, और सम प्लस सम नॉट के केस में भी ईदर और वर्ड का यूज हमें नहीं करना है। तो इन दो चीजों का ध्यान रखना आप। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, तब जाके आपको ईदर और के कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, अभी तक आपको ईदर और के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हुए, लेकिन अब मैं जब क्वेश्चन दूंगा तब कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। क्वेश्चन नंबर 43। चलिए साहब, अब आओ क्वेश्चन नंबर, दो स्टेटमेंट लिखो, दो कथन। अभी जब ढेर सारे क्वेश्चन दूंगा ना, तो तुम्हारे ईदर और के जितने भी डाउट्स है ना, सब दूर हो जाएंगे, टेंशन मत लो। सम कैट्स आर रैट्स। कुछ कैट रैट हैं, कुछ कैट रैट हैं। सम रैट्स आर डॉग्स। सम रैट्स आर डॉग। कुछ रैट डॉग हैं, कुछ रैट डॉग हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। मंडे को वही बच्चा मेरी क्लास ज्वाइन करेगा, फ्रॉम मंडे, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये 3 दिन बेटा वही, मैं इन तीनों दिनों भी स्लॉक्स पढ़ाऊंगा। इन तीनों दिन भी हम स्लॉक्स पढ़ेंगे, लेकिन इन तीनों लेक्चर्स को सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट अटेंड करेगा, वही स्टूडेंट अटेंड करेगा। जैसे आज 43 क्वेश्चन पर है हम, मान लो आज की क्लास में मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए, तो इन तीनों लेक्चर को वही स्टूडेंट अटेंड करेगा जो इन 50 क्वेश्चन का रिवीजन करके आएगा। तो आपको मंडे की क्लास अटेंड करने से पहले जितने भी इन 5 लेक्चर्स में हमने सिलॉक्स के क्वेश्चन किए हैं, पहले क्वेश्चन से लेकर 50 क्वेश्चन तक, पहले आप रिवीजन करोगे इन 50 क्वेश्चन का। बीच में से नहीं, ऐसे नहीं कि पहले 25वां क्वेश्चन करा, फिर 30वां कर लिया, फिर 35, ऐसे नहीं। फर्स्ट से स्टार्ट करोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से पहले इन 50 क्वेश्चन का रिवीजन करोगे। जब तक बेटा इन 50 क्वेश्चन का रिवीजन ना कर लो, तब तक आप लोग मंडे की क्लास को अटेंड मत करना, सीरियसली। तो ये जो 2 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी, इनमें ये पूरे पिछले 5 लेक्चर के स्लॉक्स के क्वेश्चन को रिवीजन करके जरूर आना। ठीक है, ये याद रखना बेटा, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे धरती फट जाए, है, चाहे आसमान फट जाए, लेकिन तुम इन 50 क्वेश्चन का रिवीजन करके ही क्लास में पहुंचोगे। समझे? आज तक मैंने आपसे नहीं कहा कि ऐसा करके आना, लेकिन आज पहली बार कह रहे हैं। उसके पीछे कुछ रीजन है। ठीक, चलिए साहब, तो 43 क्वेश्चन कर चुके हैं हम। लिखो क्वेश्चन नंबर 44। अब जितने भी आपके मन में डाउट है ना बेटा रिगार्डिंग ईदर और, वो सारे डाउट्स आपके दूर हो जाएंगे, टेंशन ना लो। बस आप लोग कंक्लूजन्स लिखते जाओ। जितने भी डाउट्स आप हर क्वेश्चन का परफेक्ट ऑप्शन लिखो। परफेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल कैट्स आर डॉग्स, नो कैट इज डॉग। सम कैट्स आर डॉग्स, नो डॉग इज कैट। टेंशन ना लो बेटा, सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, हम पे यकीन रखो। ऑल डॉग्स आर कैट्स, सम कैट्स आर नॉट डॉग। चलो, हाँ जी, करो क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व।
वीओडी में कंपैरिजन टेस्ट बेटा पजल में मिलेगा तुम्हें, पजल। जब पजल चैप्टर पढ़ोगे ना तो उसके बीच में हम कराते हैं कंपैरिजन। तो अगर आप वीओडी देख रहे हैं तो पजल टॉपिक को खोलकर देख लो, वहां पे आपको मिल जाएगा। लिखो बेटा, इन पांचों क्वेश्चन के आंसर लिखो। इन पांचों क्वेश्चन के आंसर लिखो। पहले क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर लिखो। सारे क्वेश्चन का आंसर दो बेटा बड़े प्यार से। घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेंशन होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आराम से सॉल्व करो, तसल्ली के साथ सॉल्व करो। बेटा कैट और डॉग के बीच में कंक्लूजन चाहिए। कंक्लूजन चाहिए हमें बिटवीन कैट एंड डॉग। और रैट को तो आपस में जोड़ ही नहीं सकते, नो रिलेशन का केस है बेटा। दोनों है तो पॉजिटिव, लेकिन दोनों को जोड़ नहीं सकते। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, जब रैट और रैट को आपस में जोड़ नहीं सकते हो तो कैट और डॉग के बीच में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। देर इज नो रिलेशन बिटवीन कैट एंड डॉग। तो कैट और डॉग के बीच में जितने भी निष्कर्ष लिखे हैं वो सारे गलत हैं। तो बेटा कैट और डॉग के बीच में जितने भी निष्कर्ष लिखे हैं वो सारे गलत हैं। आंख बंद करके गलत कर दो। कैट और डॉग के बीच में जितने भी निष्कर्ष हैं वो सब गलत हैं, क्योंकि कोई रिलेशन थोड़ी है। हम जोड़ ही नहीं पा रहे हैं कैट और डॉग को तो। ठीक है, लेकिन हमें पता है ईदर और कहाँ कहाँ लगाना है। देखो दोनों गलत हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर होगा ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। दोनों गलत, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम, पॉजिटिव नेगेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ईदर और लगेगा, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं बनेंगे। ऑल प्लस नो में कभी भी ईदर और नहीं वर्ड यूज करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा वही पुराना वाला नन फॉलो। इसमें हम ईदर और वर्ड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑल प्लस नो में ईदर और का वर्ड यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, हाँ जी। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। अब आ जाओ इस क्वेश्चन में। अब जरा ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। दोनों गलत हैं, गलत हैं। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम नहीं है। अब क्या करें सर? सर सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम नहीं है, अब क्या करें? तो अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, ए इज ग्रेटर देन बी है और एक तरफ है मान लो ए इज इक्वल टू बी। ए इज इक्वल टू बी नहीं, ए इज इक्वल टू बी नहीं, बी इज इक्वल टू ए। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम नहीं है? क्या यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम नहीं है? ये बताओ, क्या यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम नहीं है? अगर ये b इज इक्वल टू ए है और ये a ग्रेटर देन b है, तो क्या ये दोनों सेम नहीं है? बोलो हाँ कि ना, कि ये दोनों सेम है कि नहीं? अरे सर बिल्कुल सेम है।
क्योंकि हम b इजकल टू a को a इजकल टू b भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो a से a मैच कर गया, b से b मैच कर गया। हम a इजकल टू b लिखें या b इजकल टू a लिखें, कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो वही कंडीशन यहाँ पर है, सम कैट्स आर डॉग में कैट की वैल्यू 50, डॉग की वैल्यू 50, ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। तो मैं सम कैट्स आर डॉग लिखूं या मैं सम डॉग्स आर कैट लिखूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों सेंटेंस एक दूसरे के बराबर हैं, दोनों सेंटेंस एक दूसरे के बराबर हैं। सम ए आर बी लिखोगे, कुछ ए बी है, या फिर हम बोलते हैं सम बी आर ए, कुछ बी ए है, तो दोनों का मीनिंग एक ही है, कोई फर्क थोड़ी है, कोई अंतर थोड़ी है, दोनों का मतलब भी एक है। तो इसका मतलब ये है सम कैट्स आर डॉग को मैं सम डॉग्स आर कैट पढ़ सकता हूं। तो डॉग से डॉग मिल गया, कैट से कैट मिल गया, अब दोनों गलत, पॉजिटिव नेगेटिव, इसीलिए ये ईदर और है, इसीलिए ये ईदर और है, इसीलिए ये इधर और है। बेटा आप नीचे वाले को भी स्वैप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ भी दोनों की वैल्यू बराबर है। तो नो डॉग इज कैट को नो कैट इज डॉग भी लिख सकते हैं, चाहे ये स्वैप कर लो चाहे ये स्वैप कर लो, दोनों ही स्वैप करोगे तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच कर जाएगा, और मैच कर जाएगा तो इसीलिए हम यहाँ पर ईदर और वर्ड का यूज करेंगे। तो ये ईदर और वर्ड यूज होगा, डेफिनेटली होगा, ये ईदर और है, समझे बाबू, ये ईदर और है। यहाँ पे दोनों गलत हैं, एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। क्या यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है? क्या यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है? सर यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम नहीं है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट को सेम बनाया भी नहीं जा सकता, ना तो सेम है ना सेम बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि देखो ये 100 है, ये 50 है। ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू ऑल कैट्स आर डॉग। ठीक है, ये दोनों ये स्वैप नहीं कर सकते। अब आप ये कहोगे सर ऑल डॉग्स आर कैट को हम ये तो लिख सकते हैं सम कैट्स आर डॉग, हम ये तो लिख सकते हैं सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डॉग, तो सर कैट से कैट डॉग से डॉग मैच हो गया। मेरे भाई जब तुम इसको सम कैट्स आर डॉग लिखोगे तो तुमने सेंटेंस ही पलट दिया, तुमने ऑल को सम में बदल के तुमने तो सेंटेंस ही कोई दूसरा ले आए, है ना, तुम तो सेंटेंस ही पलट दे रहे हो। तो सेंटेंस थोड़ी पलटना है हमें, ऑल का ऑल रखना है, नो का नो रखना है, सम का सम रखना है। तो हम इस सेंटेंस को पलट नहीं सकते, ऑल का ऑल ही रखना पड़ेगा। वैसे ही बेटा नीचे भी हम कैट और डॉग को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कैट 50 है, डॉग 100 है। तो हम इन दोनों सेंटेंस को भी स्वैप नहीं कर सकते, हम इसको सम डॉग्स आर नॉट कैट नहीं लिख सकते। तो ना तो नीचे स्वैपिंग हो सकती, ना ही ऊपर स्वैपिंग हो सकती। तो जब स्वैपिंग नहीं होगी इसका मतलब ये मैच नहीं कर पाएंगे कभी भी, और अगर ये मैच नहीं कर पाएंगे, और अगर ये मैच नहीं कर पाएंगे तो फिर इसका आंसर क्या रहेगा? नन फॉलोस। तो फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? नन फॉलोस। ठीक है, 47 में तो इक्वल, यार कैट की वैल्यू 50, डॉग की दोनों इक्वल नहीं है। जो आपस में स्वैप हो रहा है उन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, जो आपस में स्वैप हो रहा है उन दोनों की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। बेटा मैंने जिस चैप्टर को शुरू करने से ही पहले बोला था कि ये रीजनिंग का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक चैप्टर है, ठीक है। लेकिन बेटा अगर आप कंसेप्चुअली इस चैप्टर को समझते हो तो बहुत इंटरेस्ट आता है। और मैंने पहले ही बोला था अगर आप सिर्फ नंबर लाने के लिए इस चैप्टर को पढ़ोगे तो गड़बड़ है, लेकिन अगर कुछ सीखने के लिए इस चैप्टर को पढ़ोगे तो फिर अल्टीमेट मजा आएगा, समझे। तो इस चैप्टर का हिसाब किताब वही है बेटा। ऑल नो इनमें नहीं लगता इधर और, ये है ऑल नो। सम प्लस सम नॉट में भी नहीं लगाते हैं, ऑल प्लस नो में भी नहीं लगाते। ऑल प्लस सम नॉट में लग जाएगा, सम और नो में लग जाएगा। बहुत अच्छे से समझ आ रहा है सर, कसम खुदा की। अरे खुदा की कसम की जरूरत नहीं है, समझ गया, आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, सच्ची में गजब, सच्ची में गजब। अच्छा सच्ची मुच्ची, चलिए कोई बात नहीं बेटा, अभी हम डाउट्स दूर करने के लिए बैठे हैं तुम्हारे, घबरा क्यों हो।
ऑल नहीं, नो बुक इज पेन, कोई भी बुक पेन नहीं है, कोई भी बुक पेन नहीं है, कोई भी बुक पेन नहीं है। नो बुक इज कॉपी, कोई भी बुक कॉपी नहीं है, कोई भी बुक कॉपी नहीं है, कोई भी बुक कॉपी नहीं है। कितने क्वेश्चन हुआ है? क्वेश्चन नंबर 48। 48 का मतलब 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 पर आओ और तीन निष्कर्ष आपके सामने हैं। ठीक है, तीन निष्कर्ष आपके सामने हैं। सम पेन्स आर कॉपीज, कुछ पेन कॉपी है। नो कॉपी इज पेन, कोई भी कॉपी पेन नहीं है। सम कॉपीज आर नॉट बुक्स, कुछ कॉपी बुक नहीं है, कुछ कॉपी बुक नहीं है। लिखो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे? फिर से तीन निष्कर्ष तुम्हारे सामने है ना। ऑल पेन्स आर कॉपी, सभी पेन कॉपी हैं। सम पेन्स आर कॉपी, कुछ पेन कॉपी है। एंड नो पेन इज कॉपी, कोई भी पेन कॉपी नहीं है, कोई भी पेन कॉपी नहीं है, कोई भी पेन कॉपी नहीं है। लिखो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखोगे? हाँ जी, ऑल पेन्स आर कॉपी, कुछ सभी पेन कॉपी हैं। सम पेन्स आर कॉपी, कुछ पेन कॉपी है। एंड सम पेन्स आर नॉट कॉपी, कुछ पेन कॉपी नहीं है। ये तीन क्वेश्चन है और इन तीनों ही क्वेश्चन का आंसर लिखो, है ना। और बहुत ही सोच समझ के लिखना बेटा। ईदर और जो है सम और नो में लगता है, सम और ऑल नॉट में लगता है, सॉरी ऑल और सम नॉट में लगता है। सम और नो, ऑल और सम नॉट। ऑल नो और सम प्लस सम नॉट में नहीं लगता। बस टोटल चार कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे ऑल के कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा? या तो नो के साथ होगा या सम नॉट के साथ होगा। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बनाओगे, ऐसा ही सम का कॉम्बिनेशन किसके साथ होगा? या तो नो के साथ होगा या फिर सम नॉट के साथ होगा। तो जो ईदर और बनेगा वो यहां कभी नहीं बनता। ईदर और ना तो यहां बनेगा, ईदर और कभी ना तो यहां बनता ना ही यहां बनता। इन दो में ईदर और नहीं लगता। ठीक है, सिर्फ यही लगता है ईदर और। लेकिन यहां भी तब लगता है जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, दोनों गलत भी होने चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम भी होना चाहिए। हाँ जी, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कर दो सॉल्व, अपनी मर्जी से नहीं करोगे। करो करो क्वेश्चन सॉल्व फटाफट से। पेन और कॉपी, हाँ बेटा पेन और कॉपी दोनों ही नेगेटिव हैं, दोनों को आपस में नहीं जोड़ सकते क्योंकि दो नेगेटिव को मिलकर नो रिलेशन। नो रिलेशन, तो पेन और कॉपी के बीच में कोई भी निष्कर्ष नहीं बनाया जा सकता। पेन और कॉपी के बीच में कोई भी निष्कर्ष नहीं बनाया जा सकता, नो रिलेशन। दो नेगेटिव सेंटेंसेस को कभी भी आपस में नहीं जोड़ सकते हैं, है ना। दो नेगेटिव सेंटेंसेस को कभी भी आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। तो पेन और कॉपी के बीच में नो रिलेशन, पेन और कॉपी के बीच में नो रिलेशन, पेन और कॉपी के बीच में नो रिलेशन। झटके से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। पेन और कॉपी के बीच में नो रिलेशन, पेन और कॉपी के बीच में नो रिलेशन। ठीक है भाई, पेन और कॉपी के बीच में नो रिलेशन। लेकिन ये जो निष्कर्ष है सम कॉपीज आर नॉट बुक, बेटा ये जो निष्कर्ष है ना, ये निष्कर्ष निकला है दूसरे कथन से। ये निष्कर्ष निकला है दूसरे कथन से। सम कॉपीज आर नॉट बुक, सम कॉपीज आर नॉट बुक, और ये निष्कर्ष 100% ट्रू है। और ये निष्कर्ष 100% ट्रू है, सम कॉपीज आर नॉट बुक। अब आप बताओ कि इन क्वेश्चंस के आंसर कैसे दोगे? हमने 100% ट्रू तो चेक कर लिया, लेकिन अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे दोगे? आंसर्स बताओ बेटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कैसे दोगे? क्या इस क्वेश्चन का आंसर ये दोगे ओनली थर्ड फॉलो?
क्या क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर ये दोगे, ओनली थर्ड फॉलो? क्या इस क्वेश्चन का आंसर ये बनेगा, ओनली थर्ड फॉलोस? हाँ, ओनली थर्ड फॉलोस, ओनली थर्ड फॉलोस। बेटा पहला दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी तो है, दोनों गलत हैं, पॉजिटिव नेगेटिव है। अच्छा यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है क्योंकि पेन कॉपी स्वैप हो गए, तो कॉपी कॉपी पेन पेन, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। ओनली थर्ड एंड ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। तो हम उम्मीद करते हैं कुछ थोड़ी सी दिमाग की नसें तुम्हारी खुली होंगी। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर लिखो बेटा। क्या इस क्वेश्चन का आंसर नन फॉलोज होगा? सर नन फॉलोज, अगर किसी भी दो निष्कर्ष के बीच में ईदर और नहीं है तो डेफिनेटली नन फॉलोज होगा। चेक करो, क्या नन फॉलोज आंसर दे दें? सर इन दोनों के बीच में तो ईदर और नहीं लगेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। पहले और दूसरे में ईदर और नहीं है क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। पहले और तीसरे में भी नहीं है ईदर और क्योंकि ऑल और नो है। यहाँ जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है वो दूसरा तीसरा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज। ईदर सेकंड और थर्ड फॉलोज, यहाँ दूसरा तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। देखो दूसरा तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कि नहीं? बिल्कुल, दूसरा तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। अच्छा क्या मैं क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर दे दूं, नन फॉलोज? अगर कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है, अगर कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है तो डेफिनेटली आप नन फॉलोज आंसर दे सकते हो 100%। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। देखो पहला और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अच्छा दूसरा तीसरा भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है क्योंकि सम और सम नॉट है। लेकिन यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है वो पहला और तीसरा है। पहला और तीसरा, इस क्वेश्चन का आंसर है ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। या तो पहला या तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो पहला या तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, आप बहुत अच्छा समझाते हो, सच में आपकी कसम। अरे अब आप बेटा कसम खा लो कि मंडे को आप तभी क्लास अटेंड करोगे जब ये 51 क्वेश्चन का रिवीजन करोगे। आप सिलॉक्स का सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखना जो मैंने आपको कराया था, फिर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, इस तरीके से आप 51 क्वेश्चंस तक पहुंचना। और जब आप 51 क्वेश्चन तक पहुंच जाओ उसके बाद ही बेटा आप मंडे की क्लास अटेंड करना, वरना मंडे की क्लास को अटेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्लास से बाहर निकाल दूंगा मैं आपको। ठीक, सर और करा दो, मजा आ रहा है। अबे तुम्हें तो मजा आ रहा है, दूसरे को तो सजा मिल रही है। हाँ चलो एक क्वेश्चन और कर लो, क्वेश्चन नंबर 52। एक क्वेश्चन और कर लो, फिर से दो कथन आपके सामने हैं। ऑल ड्रिंक आर ऑल ड्रिंक आर कोल्ड। सभी ड्रिंक कोल्ड हैं, सभी ड्रिंक कोल्ड है। सम सभी ड्रिंक कोल्ड है। सम कोल्ड आर हॉट। कुछ कोल्ड हॉट है, कुछ कोल्ड, एक सेकेंड, सम कोल्ड आर नॉट हॉट। कुछ कोल्ड हॉट नहीं है, कुछ कोल्ड हॉट नहीं है, कुछ कोल्ड हॉट नहीं है। लिखो बेटा चार निष्कर्ष। ऑल ड्रिंक आर हॉट, सभी ड्रिंक हॉट हैं। नो ड्रिंक इज हॉट, कोई भी ड्रिंक हॉट नहीं है, कोई भी ड्रिंक हॉट नहीं है। सम हॉट आर नॉट कोल्ड, कुछ हॉट कोल्ड नहीं है, कुछ हॉट कोल्ड नहीं है। एंड सम हॉट आर कोल्ड, कुछ हॉट कोल्ड है, कुछ हॉट कोल्ड है। बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? हाँ जी,
दो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ परफेक्ट। परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा। ड्रिंक और हॉट के बीच में क्या रिलेशन है। ड्रिंक और हॉट के बीच में क्या रिलेशन है। इसकी वैल्यू 100 है, इसकी वैल्यू भी 100 है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। इस कोल्ड की वैल्यू 50 है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। ये सम है तो ये कोल्ड की वैल्यू भी 50 है। ठीक है, हाँ जी। ये कोल्ड और ये कोल्ड क्या आपस में जुड़ पाएंगे, बताओ। क्या ये दोनों कोल्ड आपस में जुड़ सकते हैं। हम्म, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। सर ड्रिंक और हॉट के बीच में नो रिलेशन, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू 50 है, इन दोनों को हम आपस में जोड़ ही नहीं सकते। इन दोनों की वैल्यू 50 है, इन दोनों को हम आपस में जोड़ ही नहीं सकते। तो ड्रिंक और हॉट के बीच में क्या है भाई, नो रिलेशन। नो रिलेशन है तो ड्रिंक और हॉट के बीच में नो रिलेशन है, दोनों गलत हो गए। दोनों गलत हो गए। अच्छा अब आ जाओ हॉट से कोल्ड। क्या मैं बना सकता हूँ सम हॉट आर नॉट कोल्ड। क्या मैं बना सकता हूँ सम हॉट आर नॉट कोल्ड। सम हॉट तो बना सकते हो लेकिन सम हॉट आर नॉट कोल्ड, नॉट कोल्ड नहीं बना सकते। कोल्ड की वैल्यू 50 है, कोल्ड की वैल्यू 100 नहीं कर सकते। तो सम हॉट आर नॉट कोल्ड नहीं बना सकते। सम हॉट आर नॉट कोल्ड नहीं बना सकते, कोल्ड की वैल्यू 50 है, इसको 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है, समझे बाबू। अच्छा क्या मैं बना सकता हूँ सम हॉट आर कोल्ड, बेटा नेगेटिव सेंटेंस से पॉजिटिव रिजल्ट तो बना ही नहीं सकते। तो यहाँ पे चारों निष्कर्ष गलत हैं। ढूंढो क्या कोई ईदर और का केस है। ईदर और सर ड्रिंक हॉट लेकिन ये ऑल नो है, ऑल नो में ईदर और नहीं लगता। सर हॉट कोल्ड। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा नन फॉलोस। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, क्योंकि कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। और इसी के साथ आज की सेवा होती है समाप्त। तो बेटा ये एक क्वेश्चन और बढ़ गया रिवीजन के लिए। अब बेटा जब आप मंडे की क्लास अटेंड करोगे तो 51 नहीं 52 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। अब आप पूरे 52 क्वेश्चन का रिवीजन करके आना। ठीक है दोस्त। बेटा ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है क्योंकि ऑल और नो है। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है क्योंकि सम और सम नॉट है। ठीक है जी हाँ, इसलिए कोई कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। क्योंकि अरे यार ये सम हॉट और नॉट कोल्ड नहीं बना सकते, कोल्ड की वैल्यू 50 है, ये 100 नहीं कर सकते, इसलिए ये गलत है। और पॉजिटिव तो बन ही नहीं सकता नेगेटिव से। ठीक है, मौज मौज मौज। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट, गुड बाय। क्लॉक का क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे प्लीज सर। पेज नंबर बताओ, बुक बताओ, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, जल्दी बताओ फटाफट से। बुक बताओ कौन सी है, पेज नंबर बताओ। इंग्लिश मीडियम वाली बुक है या हिंदी मीडियम वाली बुक है। हाँ जी, हाँ ऑल और सम नोट बना सकते हैं, लेकिन बेटा ऑल और सम नोट तभी तो बनाएंगे जब सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम हो, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो। तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी तो सेम होना चाहिए। बेटा पहले और तीसरे में सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। इंग्लिश मीडियम की बुक है, पेज नंबर तो बता भाई। पेज नंबर। मजा तो बेटा डेली आता, आज क्या। हाँ जी, पेज नंबर 262, क्वेश्चन नंबर। अरे एक एक ही बार में तीनों चीज नहीं लिख सकते हो तुम यार, गधे हो बिल्कुल। एक एक करके बता रहे हो जो जो पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए साहब। If a clock reads 6:20 and if the minute hand points towards northeast, in which direction will our hand? अरे यार ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है भाई, क्लॉक का क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। डायरेक्शन चैप्टर पढ़ लिया तुमने।
अगर पढ़ लिया तो आंसर दे दोगे, नहीं पढ़ा तो कैसे आंसर दोगे? ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है कि 6:20 है। बेटा 6:20 का मतलब है जो छोटी सुई है वो लगभग हम ये मान सकते हैं 20 का मतलब 4 पे। यार ये डायरेक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्लॉक के अंदर दे दिया है डायरेक्शन का क्वेश्चन। छह बजकर 20 है घड़ी में। बेटा 20 का मतलब ये है जो बड़ी सुई है वो 4 पे है, और जो छोटी सुई है ना वो 6 और 7 के ठीक बीच में नहीं है, 6 और 7 के बीच में है, लेकिन 6 के नजदीक ज्यादा है। ये है 6:20, ये है 6:20, लाइक दिस, ठीक है। ये 6:20 है। एंड इफ द मिनट हैंड नॉर्थ ईस्ट, ये जो मिनट की सुई है बेटा ये उत्तर पूर्व दिशा में है। तो हमसे पूछा है इन विच डायरेक्शन विल द आवर हैंड, तो घंटे की सुई किस डायरेक्शन में होगी? तो बेटा एक काम करो, इन दोनों के बीच का जितना एंगल है तो लगभग लगभग नॉर्थ ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाओ, लगभग लगभग 90 डिग्री। और बेटा नॉर्थ ईस्ट का लगभग लगभग 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट का लगभग लगभग 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा? साउथ ईस्ट। तो घंटे की सुई कहाँ होगी? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगी। तो बस साउथ ईस्ट आंसर आ जाएगा 13 का डी, है ना? 13 का डी, डी आंसर ही तो दे रखा है। 13 का ए। अच्छा आंसर बेटा ए, ओके। आंसर की में मिस्टेक हो गई, हाउ इज इट पॉसिबल? आंसर, if the clock reads 6:20 and if the minute hand points towards northeast direction, in which direction will the hour hand point? घंटे की सुई किस दिशा में होगी? अच्छा इसके आंसर में मिस्टेक है इसलिए आपने पूछा, ओके। 6:20 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल, एक सेकेंड एक सेकेंड, 6:20 पर दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालना 60h माइनस 11m/2, तो 360 माइनस 220/2, 140/2, 70 डिग्री आ गया। तो बेटा ये एंगल 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री है इसका मतलब ये 90 डिग्री है, तो यहाँ कहीं होगी घंटे की सुई, तो वो साउथ ईस्ट ही आएगा बेटा आंसर। मतलब 45 से अगर ज्यादा है, अगर 45 डिग्री से ज्यादा है तो आंसर हमारा साउथ ईस्ट ही आएगा। बेटा आंसर की में मिस्टेक है इसका, 13 का आंसर आएगा डी, 13 का डी, ए नहीं आएगा। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं दे रखा था इसलिए आप पूछ रहे थे। एग्जाम्पल, यार एग्जाम्पल तो मत पूछो। 371 एग्जाम्पल तो सारे के सारे बेटा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, है ना? एग्जाम्पल 19, एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, क्या दिक्कत है एग्जाम्पल में? और 371 पे कोई एग्जाम्पल 19 है ही नहीं, क्या आप बात कर रहे हो? अच्छा हिंदी वाली बुक में, हिंदी वाली बुक में 371 एग्जाम्पल 19। क्या करना है बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल 19 में? क्या करना है? पजल का क्वेश्चन है बेटा। हम्म जिस बॉक्स में क्यू रखा गया है वो सबसे ऊपर नहीं है, तो तीसरी संभावना गलत हो गई, ठीक है। क्यू सबसे ऊपर नहीं है, तीसरी गलत हो गई। ए या तो सबसे ऊपर है या सबसे नीचे, ए ऊपर है सबसे नीचे है, तो भी तीनों सही है। ए और डी के बीच में दो बॉक्स रखे गए हैं, ए और डी के बीच में दो बॉक्स रखे गए हैं। डी बॉक्स में एस रखा गया है, डी बॉक्स में एस रखा गया है,
ठीक है। डी और एफ के बीच में केवल एक बॉक्स है, डी और एफ के बीच में केवल एक बॉक्स है, ठीक है। डी और एफ के बीच में केवल एक बॉक्स है। बॉक्स ई डी के ना तो ठीक ऊपर है ना ही ठीक नीचे है। ई को उस बॉक्स के ठीक नीचे नहीं रखा जाता जिसमें ओ है। ई डी का पड़ोसी नहीं है और ई ओ के ठीक नीचे नहीं है। ई डी का पड़ोसी नहीं है और ई ओ के ठीक नीचे नहीं है, ठीक है। अभी तक तीनों पॉसिबिलिटी सही है। वह बॉक्स जिसमें एम है डी और एफ के बीच में रखा जाता है। डी और एफ के ठीक बीच में एम है, डी और एफ के ठीक बीच में एम है, डी और एफ के ठीक बीच में एम है, ठीक है। वह बॉक्स जो बी के ठीक ऊपर रखा गया है, वह बॉक्स जो बी के ठीक ऊपर रखा गया है उसमें पी है। जो बी के ठीक ऊपर है उसमें पी है। चलिए साहब, जो बॉक्स सबसे नीचे है उसमें एन है, जो बॉक्स सबसे नीचे है उसमें एन है। बॉक्स बी ए से ऊपर नहीं रखा गया, ए से ऊपर बी नहीं है। तो बेटा अगर बी ए से ऊपर नहीं है तो दूसरी और चौथी संभावना गलत हो गई, क्योंकि दूसरी और चौथी संभावना में जो बी है ना उसको ए से ऊपर रखा गया है। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पहली संभावना सही है और पहली संभावना के आधार पे आंसर दिए गए हैं, ठीक तो है। क्योंकि बी को ए से ऊपर नहीं रखा गया है इसीलिए दूसरी और चौथी संभावना गलत है। तीसरी संभावना इसलिए गलत है, वो शुरू में गलत हो गई थी, ठीक है। हाँ जी, समझे बाबू। अरे बी को ए से ऊपर नहीं रखा गया जबकि दूसरी और चौथी संभावना में बी को ए से ऊपर रखा गया था, इस वजह से गलत है। मतलब कर रहे हो तुम, हाँ पढ़ नहीं रहे हो पूरा क्वेश्चन ध्यान से। लास्ट वाली लाइन पढ़ो, लास्ट वाली लाइन से दूसरी और चौथी संभावना गलत हो गई है। और बेटा बाकी पजल चैप्टर तो उसमें देख लो ना क्लास में तुम, ये क्लास का ही क्वेश्चन है, क्लास में सॉल्व कराया हुआ क्वेश्चन है, मेरे क्लास में सॉल्व कराया हुआ। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।